Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of May 2020. तो 18 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द टेम्स पोर्टल और दोज हु वांट टू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, आवर इंस्टाग्राम पेज, दे कैन जॉइन अस बाय द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. जिनको पीडीएफ चाहिए वो भी नीचे से लिंक से ले सकते हैं. सो लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो. यू कैन टेक दैट, डू वॉट एवर यू विश फ्रॉम दोज लिंक्स. ओके, so let's start with the news analysis part. Before that, see the questions first. पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट इनमें से कौन पब्लिश करता है? ऑप्शंस आर ए इंटरपोल, बी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, सी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, या डी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट इनमें से कौन रिलीज करता है? तो आर रिपोर्ट हैज बीन कंपाइल्ड रिसेंटली बाय नीति आयोग हैज़ क्वेश्चनड द मैथडोलॉजी अडॉप्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस. यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है वो रिपोर्ट निकालता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट, और उसको चैलेंज किया था नीति आयोग ने, क्योंकि इसमें इंडिया की जो रैंक थी वो 7th पोजीशन थी फ्रॉम 8th पोजीशन लास्ट ईयर 8th रैंक थी, इस साल 7th रैंक पे हैं हम लोग. और हमसे आगे केवल अफगानिस्तान, नाइजीरिया ऐसी कंट्रीज़ हैं. अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया, ये कंट्रीज़ हमसे आगे हैं. ठीक है ना. तो इराक भी. तो इन कंट्रीज़ के बाद हम 7वें नंबर पर आते हैं. 6 कंट्रीज़ हमसे आगे हैं, अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान एंड सोमालिया. तो हमने क्वेश्चन किया बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नेमिंग के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है पहला सही दूसरा सही, कौन सा गलत सब बताना है. सो फर्स्ट इज स्टेटमेंट इज सेइंग रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर RSMC न्यू दिल्ली इज रिस्पॉन्सिबल टू नेम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्मिंग ओवर द नॉर्दर्न इंडियन ओशियन इंक्लूडिंग बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर. तो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर न्यू दिल्ली रिस्पॉन्सिबल है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नेम करने के लिए फॉर इंडियन ओशियन, नॉर्दर्न इंडियन ओशियन रीजन इंक्लूडिंग बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशियन वंस यूज्ड विल सीज टू बी यूज्ड अगेन. ओके, तो दूसरा ऑप्शन तो देखो कॉमन सेंस से दूसरा स्टेटमेंट सही है. क्या पहला सही कि नहीं? तो पहला भी सही है. अब क्या होता है बेसिकली, नेमिंग का जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरीके से होता है कि WMO ESCAP यानी कि जो बेसिक बॉडीज़ हैं जो कि अडॉप्ट, इनका एक पैनल बनता है, और इन पैनल के थ्रू बेसिकली 6 अलग अलग रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स बनाए गए. 6 अलग अलग सेंटर्स हैं जिसमें कि जो RSMC न्यू दिल्ली है वो आपका नेम करता है इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर दिस नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन. तो पहला स्टेटमेंट भी सही है. और हर कंट्री 13 नाम देती है, लगभग 13 नाम देती हैं. 13 कंट्रीज हैं. ओके, 13 कंट्रीज 13 नाम, यानी कि 13 × 13 169 नेम्स होते हैं. अब अभी रिसेंटली एक साइक्लोन आया अम्फान नाम का. ओके, AMPHAN. तो क्या है कि ये पिछले जो लिस्ट थी 169 नाम की, उस लिस्ट का आखिरी नाम है, यानी कि ये थाईलैंड ने दिया था. याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि अम्फान जो है वो थाईलैंड ने दिया था, और ये पिछले 169 का लास्ट नेम था. तो अभी जितने भी जो नई लिस्ट आई है, जो नई लिस्ट यानी कि 13 कंट्रीज़ ने अपने 13 नाम दे दिए हैं फिर से. ओके, इंडिया ने भी 13 नाम दे दिए, थाईलैंड ने भी दे दिए, श्रीलंका ने दे दिए. वो 13 मेंबर कौन कौन से? वो 13 मेंबर आपके बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE, यमन. ये 13 कंट्रीज हैं. याद रखिएगा, बांग्लादेश, ईरान, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE, यमन. तो एक तो पर्शियन गल्फ वाला जो रीजन है वो, दूसरा आपका इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सॉरी नॉट अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश, ये वाला रीजन. तो ये 13 कंट्रीज हो जाती हैं. तो इजीली याद रख सकते हैं आप लोग, है ना. इसके अलावा ये 13 कंट्रीज 13 नाम देती 169. तो पिछले साल का एक केवल नाम बचा था अम्फान, जो कि थाईलैंड ने दिया था. तो अभी जो रिसेंट साइक्लोन है उसको नाम अम्फान किया गया है, और एक बार जब ये लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो अब जो नई लिस्ट दी है इंडिया ने उसके नाम शुरू कर दिए जाएंगे. ठीक है ना. अगला जो क्वेश्चन है वो है कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट्स प्रोग्राम, यानी सपोर्ट प्रोग्राम यानी कि केयर्स प्रोग्राम जो है वो इनिशिएटिव में से किसका? ऑप्शन आर ए द वर्ल्ड बैंक, बी न्यू डेवलपमेंट बैंक, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक, या डी अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक.
तो इसका आंसर है सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये 3 क्वेश्चन हो गए। केयर्स प्रोग्राम जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। अब क्या होता है, कई लोग क्या होता है, हर दिन बोलते हैं कि हर दिन मैप ऑफ द डे दो, तो हर दिन मैप ऑफ द डे थोड़ा आपको रेलिवेंट मैप भी देना। मैं आपको यहाँ पे जिबूती और यहाँ पे ट्यूनीशिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो एटलीस्ट एक दिन का मुझे समय दो। पहले अभी क्या होता है, अभी हमने 30-40 दिन लगातार मैप देखे, तो लगभग मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट मैप्स तो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं ना। अब क्या है कि एक करके मैं देखता जा रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट मैप मुझे मिलेगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि कंपाइल करके पूरा मैप का एक कंपाइलेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आप सब उसका रिविजन प्रॉपरली कर सकें ना। सो दैट विल बी फ्रॉम माई साइड, मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल, है ना। तो दैट वी कैन डू। लॉकडाउन एक्सटेंडेड, स्टेट्स विल टेक अ कॉल ऑन द इन्फेक्शन जोन। तो अब लॉकडाउन को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, थोड़ा रिलैक्सेशन को बढ़ा दिया गया, जैसे कि बसेस, ऑटो रिक्शा, कैब्स ये अलाउ कर दिए गए हैं। ऑल द शॉप एक्सेप्ट दोज इन मॉल्स एंड कंटेनमेंट जोन, इनको बंद रखा जाएगा। वेडिंग विद नॉट मोर देन 50 गेस्ट एंड फ्यूनरल विद नॉट मोर देन 20 पीपल विल बी अलाउड। बार्बर शॉप, सैलून जो है उनको ओपन कर दिया जाएगा। Then restaurants only for takeaway will be opened and a cap on 33% strength in offices removed। अब offices की जो 33% की cap थी वो remove कर दी गई है। Interstate movement of vehicles to be decided by states mutually। अब states decide करेंगे कि वो interstates करना चाहते हैं कि नहीं, movement करवाना चाहते हैं। बंद क्या क्या रहेगा, मेट्रो, एयर, रेल सर्विसेज बंद रहेंगी। स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स बंद रहेंगे। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल गैदरिंग्स बंद रहेंगी। नाइट कर्फ्यू फॉर नॉन एसेंशियल सर्विसेज विल रिमेन इन फोर्स फ्रॉम 7 PM to 7 AM। Okay, wearing of masks will be compulsory in public places and workplaces। States can decide on the delineation of zones into red, green, orange and containment zones। तो याद रखिएगा ये कुछ चीज़ें की गई हैं। अभी क्या है क्या नहीं है उसको स्टेट्स के बेसिस पे, स्टेट्स के ऊपर भी छोड़ा गया, लेकिन अभी लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है फर्दर 31 मई तक, आप मान के चलिए अभी, और भी एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि केसेस के नंबर इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं ना। आगे मूव करते हैं। अब नाउ जो इकोनॉमिक पैकेज आ रहा है अभी पिछले 4 दिनों में, अब ऐसा लग रहा है जैसे बजट या इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है, क्योंकि हर दिन हम इकोनॉमिक पैकेज की बात करते हैं। तो उसका 5th जो ट्रांच है वो रिलीज कर दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत जो अभी 5th ट्रांच है उसमें पहला तो है हेल्थ में आपका पब्लिक स्पेंडिंग टू बी इंक्रीज्ड, मोर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स विल बी देयर। पब्लिक स्पेंडिंग जो है उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी हम सबको पता है कि बजट या कोई भी जो एलोकेशन होता है गवर्नमेंट का वो बहुत कम होता है हेल्थ के लिए, तो उसको बढ़ाने की बात की है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के नंबर बढ़ाए जाएंगे। देन इन्फेक्शियस डिसीजेज हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक हेल्थ लैब्स टू बी सेटअप इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। इन्फेक्शियस लैब्स हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, पब्लिक हेल्थ लैब्स हो गई, दे विल बी सेटअप इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कभी मान लो कोई एजेंसी ए है जिसमें जो 100 रुपए की है, सपोज कोई एजेंसी ए है जो 100 रुपए की है और वो 100 के 100 रुपए जो हैं गवर्नमेंट के हैं। अब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि अगर हमको कोई 49 रुपीज़ दे दे, 49 रुपीज़ दे दे तो हम उसको, तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास अब गवर्नमेंट के केवल 51 रुपीज़ लगे इस कंपनी में और एक इंडिविजुअल ने 49 लगा दिए। तो ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट कि पहले 100 रुपये का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास था, अब उनके पास केवल 51 रुपीज़ का कंट्रोल है, 49 रुपीज़ का कंट्रोल उन्होंने किसी और को दे दिया। तो ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी होता है, ये डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है ना, जब अपने शेयर्स को वो जाने देते हैं दूसरे के हाथ में। तो पब्लिक सेक्टर फर्म्स जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में है, यानी कि नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर मतलब कि जो कंट्री के लिए मतलब बहुत ज़्यादा कंट्री के, जैसे डिफेंस हो गया, ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में आता है। जैसे कि जो कंट्री के लिए, कंट्री की सेफ्टी सिक्योरिटी सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स होते हैं। जो नॉन स्ट्रैटेजिक होते हैं वो बेसिकली दूसरे सेक्टर्स होते हैं अदर देन योर डिफेंस, टेली कम्युनिकेशन एंड ऑल, इसके अलावा जो रहता है डिफेंस एंड फिनेंस के अलावा जो रहते हैं, ठीक है ना। तो जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है वहाँ पे पब्लिक सेक्टर फर्म्स को अलाउ कर दिया जाएगा। एंड नॉन जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं वहाँ पे केवल चार ही एट मैक्स PSU रह सकते हैं। तो नॉट मोर देन 4 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स विल रिमेन इन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। ओके, तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी केवल 4 ही PSUs रह सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट एक डिसीजन लिया गया है। स्टेट्स के लिए बेसिकली बोरोइंग की जो सीलिंग है उसको इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 6.41 लाख करोड़ जो कि 3% था GSDP से 10.69 लाख करोड़। 3% आपका फिजिकल डेफिसिट वाला टारगेट हो गया, तो अब उसको एस्केप क्लॉज कहना चाहिए, बेसिकली एक तरीके से एस्केप क्लॉज कर दिया गया है और उस 3% की जो सीलिंग है उसको बढ़ा करके इंक्रीज कर दिया गया है। देन ओनली अ क्वार्टर ऑफ दिस हाइक इज अनकंडीशनल, रेस्ट आर लिंक टू द रिफॉर्म्स इन स्पेसिफाइड एरिया। तो ये जो इंक्रीज हुआ है उसका केवल 1 क्वार्टर ही अनकंडीशनल
एडिशनल इंक्रीज है, रेस्ट जो है वो रिफॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए मनरेगा का जो एलोकेशन उसको 40,000 करोड़ रुपए का फंड और दिया जाएगा एंड 300 करोड़ % डेज के लिए ये फंड दिया गया है। एम्ड एट गिविंग माइग्रेंट्स हु हैव रिटर्न होम एंड इनकम ऑप्शन, ये बेसिकली एम ये किया गया कि जो माइग्रेंट रिटर्न कर गए अपने घरों में उनको एक ऑप्शन मिल जाए ताकि वो काम कर सकें, ठीक है ना। इंडस्ट्री का देखें तो फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स सस्पेंडेड फॉर अ ईयर, जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स थी, जो कंपनीज को इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी किया जा रहा था उनकी प्रोसीडिंग्स को 1 साल के लिए रोक दिया गया है। एंड एलिजिबल लोन साइज टू बी हाइक्ड फ्रॉम 1 लाख टू 1 करोड़, जो एलिजिबल लोन साइज है वो 1 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ कर दी गई है, ठीक है ना। सो कोविड-19 रिलेटेड डेट नॉट टू ट्रिगर डिफॉल्ट्स, फर्म्स कैन लिस्ट अब्रॉड डायरेक्टली, ओके। तो कोविड-19 रिलेटेड जो डेट है वो ट्रिगर नहीं करेगा डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि किए जा रहे हैं बेसिकली, एंड दिस इज द 5th स्टेप इन योर इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, जो कि अभी गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का डिसाइड किया था, उसका ये 5th पैकेज है जो कि अभी रिसेंटली संडे को ये अनाउंस किया गया है। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जो कि हमको डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे अभी कोविड-19 का ही पूरा कुछ दिखाया जा रहा है, सो दैट इज़ द थिंग। आगे हम मूव कर सकते हैं इजीली, आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको देखना है। सो यू कैन मूव विद मी। तो ये तो आपको पता है ना कि जो सेतु समुद्र योजना है, समुद्र सेतु मिशन है, वो काहे के लिए? समुद्र सेतु मिशन बेसिकली इवैक्यूएट करना है बाय सी रूट्स इंडियंस को, ओके। तो जो इंडियंस फंस गए हैं दूसरी कंट्री से, फॉर एग्जांपल माले में फंस गए, मालदीव्स में फंस गए हैं, तो मालदीव से जो हम INS जलश्व या INS मगर का यूज़ करके जो हम ला रहे हैं बेसिकली कोची में ले आ रहे हैं, तो ये जो हो रहा है ये सब समुद्र सेतु के अंतर्गत हो रहा है। और अगर तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड से जो हम इवैक्यूएट करके ला रहे हैं वो वंदे भारत एक्सप्रेस कहना चाहिए, वंदे भारत मिशन कहना चाहिए, वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत के तहत ये ऑपरेशन वंदे भारत के तहत हम ले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। एडिटोरियल सेक्शन में पहला है गेटिंग इंडिया बैक टू द अफगान हाई टेबल। ये आर्टिकल लिखा है विवेक काटजू ने। अगर आपने राज्यसभा टीवी का डिस्कशन देखा तो आपने जरूर विवेक काटजू को देखा होगा। इज अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन, काफ़ी अच्छा डिस्कशन करते हैं, लिखते भी अच्छा है, काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देंगे इस आर्टिकल के अंतर्गत। तो आप सबको पता है कि हमने अफगानिस्तान के लिए बहुत सारे काम किए, चाहे वहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए काम करना हो, चाहे वहाँ पे सलमा डैम बनाना हो, चाहे वहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनानी हो, ओके। तो इन सब में, चाहे दिलाराम जरांज जो हाईवे है वो कंस्ट्रक्ट कराना है, तो इन सब में हमने बहुत बड़ा योगदान किया है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। अब अभी रिसेंटली क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग इन अफगानिस्तान, जहाँ पे उन्होंने 6 करंट फिजिकल नेबर्स को इन्वाइट किया था। चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ओके। तो ये बेसिकली 6 कंट्रीज हैं जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं अफगानिस्तान के साथ। चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान। अब इसके साथ साथ उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया को भी इनवाइट किया था। अब बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि इंडिया उन चंद कंट्रीज में थी जिन्होंने अशरफ घनी की गवर्नमेंट को एक्सेप्टेंस दिया था। जब अशरफ घनी का गवर्नमेंट अभी जीता चुनाव, तो क्या हुआ था, देखो यहाँ थोड़ा इसको पॉलिटिक्स भी बताता हूँ। अशरफ घनी और एक और व्यक्ति थे अब्दुल्ला, ओके। तो ये दोनों ने ही चुनाव में खुद को विनर घोषित कर दिया। दे बोथ सेड दैट वी आर द विनर ऑफ दिस इलेक्शन, बट हमने जो है वो सपोर्ट किसको किया? अशरफ घनी को किया, ठीक है ना। तो अब्दुल्ला को हमने सपोर्ट नहीं किया, अशरफ घनी को सपोर्ट किया, अब्दुल्ला को नहीं किया। अब हुआ क्या बेसिकली कि दोनों ने ही खुद को कर लिया था। अब अभी कल ही की बात है कि अब्दुल्ला और अशरफ घनी ने बेसिकली एक एग्रीमेंट कर लिया है, पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट कर लिया। दोनों ने ही खुद को विनर घोषित कर दिया था और दोनों ने पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट भी एक डिक्लेयर कर दिया है बेसिकली, ठीक है ना। अब इनका ये कहना है कि अब क्या हुआ, हम उन चंद कंट्रीज़ में थे जिन्होंने एक तो अशरफ घनी की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया और उसको पॉलिटिकल बैकिंग दी। दूसरा, जब अभी ऐसी मीटिंग हुई, इतनी बड़ी मीटिंग हुई अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस में, उसमें इंडिया को दरकिनार कर दिया गया, इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया। तो वही चीज़ ऑथर ने उठाई है कि 6 जो कंट्रीज़ हैं जो कि फिजिकल बॉर्डर शेयर करती हैं, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इसके अलावा USA और रशिया भी गए थे। तो इंडिया क्यों नहीं गया, एंड क्यों घनी ने ये नहीं कहा कि जब तक इंडिया नहीं आएगा तब तक कोई पीस टॉक नहीं किया जाएगा, ओके। सो वी डिड अ लॉट फॉर देम एंड दे डिड समथिंग लाइक दिस कि उसमें हमको इनवाइट ही नहीं किया गया। दूसरी चीज़, अभी जो
बेसिकली जो खालिजाद हैं, ज़लेमी खालिजाद, जो यूएसए में बेसिकली जो यूएस और तालिबान की जो पीस प्रोसेस चल रही है उसमें जो मेन आर्किटेक्ट है, उसका ये कहना था कि इंडिया शुड टॉक डायरेक्टली टू तालिबान, इंडिया को डायरेक्टली तालिबान से बात करनी चाहिए। इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया का स्टैंड ये क्लियर है कि इंडिया तालिबान से डायरेक्टली बात नहीं करेगा ऑन द मोरल ग्राउंड्स। ओके, मॉरल ग्राउंड्स पे वो बात नहीं करेगा। इंडिया का कहना यह कि जो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यानी कि जो अशरफ घनी गवर्नमेंट है, या जो चलो अब्दुल्ला और अशरफ घनी का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, तो इनकी जो गवर्नमेंट है इनके थ्रू बात होनी चाहिए, ना कि तालिबान के थ्रू बात होनी चाहिए। तालिबान को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर देता है। तो ज़लेमी खालिजाद का कहना है कि इंडिया को तालिबान से बात करनी चाहिए, क्योंकि तालिबान एक बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर आपको चाहिए कि कोई आप अच्छा रोल प्ले करें तालिबान की पीस, अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस में, तो आपको तालिबान से डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ उसने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में इंडिया का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऑन अफगानिस्तान देखो तो उसमें इंडिया का रोल बहुत कम है। और वहाँ पे वो खुद को ग्लोरीफाई अलग से कर रहे थे, कह रहे थे कि यूएसए ज़रूर चाहता है कि इंडिया का रोल बढ़े, ये वो फलाना ढिमकाना, है ना। तो ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो कि इंडिया का रोल ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ने बहुत मदद की, लेकिन जो अगर आप देखो तो डिप्लोमेसी के मामले में कहीं ना कहीं हम पीछे रह जा रहे हैं, ठीक है ना। अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बल्कि हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान, न केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के लिए। इसलिए हमको वहाँ की पीस प्रोसेस में तो रहना ही रहना है, ठीक है ना। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे फाइनली समराइज़ की है कि 18 साल हो गए तालिबान को वहाँ से बाहर निकाले 2001 से, लेकिन अभी भी वो क्या कर रहा है कि अफगानिस्तान में अपने रिलेवेंस को बरकरार रखे हुए है। इसका रीज़न ये है कि जो गुड तालिबान बैड तालिबान का इशू आया था, यूएसए ने खुद उनका अपीजमेंट किया, फिर जब वो उनके अगेंस्ट हो गए तो अब भागने लगे इधर से, दोनों से पीस प्रोसेस, गुड तालिबान और बैड तालिबान का कंसेप्ट लेके आ गए। इंडिया बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया को क्या कोशिश करनी चाहिए कि उनका रोल किसी भी तरीके से कम ना हो, इसलिए अपनी डिप्लोमेसी को सही करना पड़ेगा और इंडिया को अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस में एक बड़ा रोल प्ले करना चाहिए, बिकॉज देन ओनली हम अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशंस उनको तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ साथ हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं हम उनको भी सही कर सकते हैं, ठीक है ना। लेबर राइट्स आर इन फ्री फॉल। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये लेबर राइट्स के डाइल्यूशन के ऊपर लिखा गया है। अब ऑथर ने यहाँ पे कहा कि फ्लेक्सिबल जो लेबर राइट्स हैं या इन्वायरमेंटल लॉस हैं उनसे एक फ़ायदा जो मिला इंडिया को वो ये मिला कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 130 रैंक 2016 से सीधे 2019 में 63rd रैंक पर आ गए, तो 63वीं रैंक पर आ गए। लेकिन होता क्या है कि अगर आप देखो तो क्लियरली गवर्नमेंट जो है वो 44 सेंट्रल जो लेबर लॉस थे उनको हटा करके जो 4 कोड बना रही है, यानी कि कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, कोड ऑन हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तो ये 4 जो कोड बना रही है इसमें बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होंगे। एंड ऑथर ने अब यहाँ पे मेन बात क्या कही कि न केवल ये लॉ, अगर ये लॉ के थ्रू बनते तो चलो सही भी है, स्टेट्स क्या कर रहे हैं ऑर्डिनेंस के माध्यम से इनको लाते जा रहे हैं। हो क्या रहा है कि कोविड-19 में भी बहुत सारे स्टेट्स ने क्या किया कि वर्किंग आवर को 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे बढ़ा दिया है। पहली चीज़ तो ऑथर ने एक चीज़ क्लियर कही है कि जो कोड ऑन वेजेस हैं, जो कोड ऑन वेजेस 2019 का है, इट हैज़ ऑलरेडी प्रपोज, इसने ऑलरेडी प्रपोज किया हुआ है कि 8 घंटे से बढ़ा करके 9 घंटे कर देना चाहिए वर्किंग आवर को, 8 घंटे से बढ़ा करके 9 घंटे कर देना चाहिए। अभी उस समय तो कोई पैंडेमिक नहीं था, तो कोड ऑन वेजेस क्यों 8 घंटे से बढ़ा करके 9 घंटे की बात करता है, ताकि जो फैक्ट्रीज हैं उनको कम पे करना पड़े और उनको एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिल सके। दूसरा ऑथर ने यहाँ पे किया कि कुछ स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश और गुजरात जो है उन्होंने तो ओवर टाइम भी करवा दिया और उसने कोई प्रोविजन भी नहीं दिया एक्स्ट्रा पे का। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश ने जरूर एक्स्ट्रा पे का प्रोविजन रखा है, लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात ने नहीं रखा है। अब ऑथर ने यहाँ ये कहा है कि यूपी ने एक ऑर्डिनेंस पास किया जहाँ पे उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को बोला कि एग्जेम्प्टेड रहेगा। अब देखो कोड ऑन वेजेस जो है 2019 का, उसने 2 तरीके की मिनिमम वेजेस बताई है। कोड ऑन वेजेस 2 तरीके की मिनिमम वेजेस बताता है। एक होता है आपका नेशनल मिनिमम वेज, जो कि एक फॉर्मूला से कैलकुलेट होती है नेशनल मिनिमम वेज। अगर वो निकालो तो वो लगभग 376 रुपये के आसपास आती है, 375 रुपीज़ के आसपास आती है। दूसरी जो है आपकी वो है फ्लोर वेज, ओके, नेशनल फ्लोर वेज, जो कि मेथोडोलॉजी से नहीं होती, बहुत ज़्यादा उसका ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं है, वो आता है 176 रुपये। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कोड ऑन वेजेस में कि मिनिमम जो वेज होनी चाहिए वो इस फ्लोर वेज से ऊपर होनी चाहिए। तो फ्लोर वेज से ऊपर उन्होंने बोला है, ना कि नेशनल मिनिमम वेज जो कि 375 रुपये है। तो उन्होंने कहा कि 176 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा पावर दे देता है कि वो अपने मन चाहे ढंग से उसको सेट कर सकें, है ना। दूसरा कि क्यों नेशनल फ्लोर वेज सेलेक्ट किया गया, क्यों नहीं नेशनल मिनिमम वेज सेलेक्ट किया गया, इसका भी रीज़न नहीं
दिया जाएगा। यूपी ने एक और ऑर्डिनेंस पास किया जिसमें कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 को भी एग्जेम्प्ट करने की बात करते हैं। अब ये क्या है, एग्जेम्प्ट करने का मतलब है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को एग्जेम्प्ट करने का मतलब है कि हायर एंड फायर विदाउट टेलिंग एनी रीजन। तो ये बिल्कुल ये भी चीज़ होने लगेगी। तो ये ऑथर का कहना है कि ये जो टाइम है कोविड-19 का, ये तो एक्स्ट्रा अटेंशन देने वाला टाइम था, इसमें तो और ज़्यादा लॉस को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी। तो आपने इसी टाइम में सबसे अधिक सस्पेंशन, सबसे अधिक डाइल्यूशन जो किया बेसिकली इसी टाइम पे किया, ठीक है ना। और अभी कोई कुछ कहेगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि आपको चाइना को हराना है। आपने बिल्कुल इसमें नेशनलिज्म की भावना भी डाल दी कि हमको चाइना को हराना है, चाइना को पीछे करना है। इस चक्कर में लोग भी देखेंगे हाँ यार लेबर लॉस का काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे हाईलाइट की है। फार्म गेट इन फोकस। अब ये जो आर्टिकल है ये जो एग्रीकल्चर के लिए पैकेज अनाउंस किया गया है आत्मनिर्भर भारत का, उसके बारे में ये आर्टिकल है। इसमें 1 लाख करोड़ जो है वो नाबार्ड निकालेगा बेसिकली फार्म एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए। तो फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मान लो कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स हो गई, फॉर एग्जांपल पेरिशेबल गुड्स हो गए। पेरिशेबल गुड्स मतलब कि वो जो जल्दी खराब हो जाते हैं। अब जल्दी खराब हो जाते हैं तो अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स नहीं है तो वो खराब हो जाएंगे। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे कही कि जो ये 1 लाख करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा अनाउंसमेंट है। और इससे जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस जो मिसिंग थी वो बिल्डअप होंगी, और जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस रहते थे वो लॉसेस कम होने में फायदा मिलेगा। अगली चीज़ लेकिन ऑथर ये कहता है कि एक जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड करने की बात कही गई है, और कहा गया है कि जो 6 कैटेगरी हैं, सेरेल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल, अनियन एंड पोटैटो, इनको डीरेगुलेट किया जाएगा। ये भी मैंने आपको 2-3 दिन से लगातार बता रहा हूँ। डीरेगुलेट का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि इनकी प्राइसेस पहले गवर्नमेंट फिक्स करता था, रेगुलेट करता था, लेकिन अब ये मार्केट फोर्सेस पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो ऑथर ने कहा कि मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड कराना कोई बहुत अच्छा नहीं है। जरूरी नहीं कि मार्केट फोर्सेस हमेशा प्राइस को ऊपर ही ले जाएं, कई बार मार्केट फोर्सेस प्राइस को बहुत नीचे भी ले जा सकते हैं, और इस कारण से ये वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऑथर यही कह रहे हैं इसमें कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बैकफायर कर जाए और फार्मर्स को फायदा होने की जगह और ज़्यादा नुकसान होने लगे। सो दैट इज द थिंग विच वाज देयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। वेयर इज द हेल्थ इन द स्टिमुलस पैकेज। अब ये आर्टिकल बेसिकली AK शिव कुमार ने लिखा है। इसमें उन्होंने पूरे पैकेज की बात की। उन्होंने कहा कि सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन आपको हेल्थ का बहुत छोटा सा एक हिस्सा देखने को मिलेगा। पूरे जो इशू है आत्मनिर्भर भारत का वो एक पैंडेमिक के कारण आया, कोविड-19 के कारण आया, और पूरे के पूरे बातचीत में, पूरे के पूरे पैकेज में हेल्थ का 1-2 लाइन लिखा हुआ मिल गया आपको, है ना। तो यही चीज़ ऑथर ने कही है कि वैसे भी इंडिया के जो लक्षण है सही नहीं दिख रहे। पहला क्यों लक्षण सही नहीं दिख रहे कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है, 1.1% के आसपास ग्रो करने के उसमें है। दूसरा जो रीज़न है कि क्यों हमारे हालात अच्छे नहीं है वो ये है कि हेल्थ केयर जो डिलीवरी सिस्टम है इंडिया का वो अच्छा नहीं है। दैट इज़ एक्सट्रीमली फ्रेजाइल। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक्सट्रीमली फ्रेजाइल है इंडिया का। तो ये ऑथर ने 2 रीज़न बताए हैं। ऊपर से जो साइलेंस है अराउंड द हेल्थ, दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। अगर आपने पूरा पैकेज पढ़ा हो तो उसमें हेल्थ के मैंने कितने 3 दिन अपन ने कोई बात नहीं की, आज वो 2-4 लाइन हार्डली बात की है। तो ऑथर ने कहा था दिस इज द टाइम व्हेन द गवर्नमेंट शुड सीज द अपॉर्चुनिटी फॉर हैविंग ए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो ये तो वो टाइम था जब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आप ला देते, या फिर आप बेसिकली पूरा पब्लिक हेल्थ सिस्टम अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देते, जो जितने भी लोग हैं उनको कवर कर लेते, या हेल्थ इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते। बेसिकली कम से कम एटलीस्ट 1% इस 20 लाख करोड़ का 1% तो आप इन्वेस्ट करते। तो वही सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे कही कि आपने तो इतना भी नहीं किया, ये चीज़ें देखने को नहीं मिली है। और बेसिकली पूरा इशू एक पैंडेमिक का था, लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टमेंट है हेल्थ में और वो आपको बहुत कम देखने को मिला। तो लेकिन ऑथर ने ये कहा कि अगर आप हेल्थ में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ में वो चीज़ रिवर्बरेट होती है, आपके इकोनॉमिक में भी उसका आपको देखने को मिलेगा असर। बिग पिक्चर बेसिकली यही है, जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसको कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले पार्ट में इमरजेंसी क्रेडिट MSME को दिया गया 3 लाख करोड़ का, ठीक है ना, ये सब चीज़ें की गई। देन स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम दी गई, NBFCs को दी गई। फंड ऑफ द फंड्स फॉर NBFC बनाया गया 50,000 करोड़ का। रिडक्शन इन TDS TCS जो टैक्स रिडक्शन एट सोर्स है, टैक्स रिडक्शन एट टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है, इन दोनों में रिडक्शन किया गया, ठीक है ना। दूसरा जो था वो एडिशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू देने की बात की। देन एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल थ्रू नाबार्ड की बात की गई। फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट वर्कर्स फॉर 2 मंथ, तो
माइग्रेंट वर्कर्स को बोला गया कि आपको 5 किलो फूड सप्लाई प्लस 1 किलो चना दिया जाएगा, है ना। क्रेडिट फैसिलिटी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, कल भी हमने स्ट्रीट वेंडर्स का काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था कि स्ट्रीट वेंडर्स का अनचार्टेड टर्फ्स है ना, हमने बात की थी ना कल इसकी। स्ट्रीट वेंडर्स को जो 10,000 रुपये पर स्ट्रीट वेंडर को दिया जाएगा, 50 लाख को बेनिफिट करने का इरादा है, 5,000 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। पार्ट 3 में हमने देखा कि फिशरमैन के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ निकाला जाएगा। एडिशनल एलोकेशन, ये आपका पार्ट 4 में फिर एडिशनल एलोकेशन मनरेगा का 40,000 करोड़ का किया गया। तो इस तरीके से कुछ जो आपका पैकेज रन किया है बेसिकली 4-5 दिनों में, वो कुछ उसका बिग पिक्चर था जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको जानना है। सो यू कैन मूव विद मी, आगे मेरे साथ आप मूव करते जाइए। उड़ीसा ब्रेसेस फॉर अम्फान इम्पैक्ट। तो अम्फान मैंने आपको बता दिया, जो ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि ये किसने नाम दिया इसका, थाईलैंड ने नाम दिया। याद रखिएगा थाईलैंड का है और हर 13 कंट्रीज जिनके नाम ऊपर हमने पढ़े वो 13 नाम देती हैं। इसका मतलब 169 नेम्स आते हैं टोटल। और अम्फान जो है वो पिछली लिस्ट का लास्ट नेम है जो कि थाईलैंड ने दिया था। एंड इस कारण से अम्फान के बाद अब नई लिस्ट के नाम शुरू होंगे, ठीक है ना, नई लिस्ट के नाम अब शुरू होंगे, ठीक है ना। तो अम्फान उस लिस्ट का लास्ट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। एंड आपके लिए क्वेश्चन ये है कि विच आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, विच कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो इसका आंसर आप मुझे करके बताइएगा कि विच कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो प्लीज डू टेल मी दैट, ओके। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है क्या। तो अफगान प्रेसिडेंट एंड राइवल साइन पावर शेयरिंग एग्रीमेंट। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी क्या हुआ था कि दोनों ने खुद को विनर बोल दिया था। दोनों ने खुद को विनर बोल दिया तो यूएसए का मूड इसमें चटक गया। यूएसए ने बोला कि भैया अगर आप अपने इस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करते तो जो हम पैसा आपको देते हैं वो नहीं देंगे। अब बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया वाला फंडा है। तो अशरफ घनी ने बोला कि अच्छा एक काम करो, रिकन्सिलिएशन वाला तुम रख लो, जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में हुआ है बेसिकली उसमें कि रिकन्सिलिएशन की प्रोसेस अब्दुल्ला के हाथ में रहेगी। यानी कि जो रिकन्सिलिएशन काउंसिल है, यानी कि वो बॉडी जो कि अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस को हैंडल करेगी, वो अब्दुल्ला के हाथ में रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट किया गया है बिटवीन अशरफ घनी एंड योर अब्दुल्ला। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपके नाटो का बनता है। नाटो के बारे में आप मुझे बताइए, कई बार हमने बताया, ऐसा नहीं कि पहली बार बता रहे हैं, कई बार बताया। तो नेटो के बारे में आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। पहला क्या दिया मैंने ऊपर, पहला मुझे खुद ही भूल गया, पहला मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया है, हाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन की कौन सी कंडीशंस हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कौन सा दूसरा क्वेश्चन, हाँ नेटो के बारे में। तो डू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। डॉक्यूमेंटिंग द स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन। तो बेसिकली आसाम की एक एनजीओ है जिसने कि जिसका नाम है बेसिकली वुमेन्स लीडरशिप ट्रेनिंग सेंटर, वुमेन्स लीडरशिप ट्रेनिंग सेंटर। ओके, इट्स अ आसाम बेस्ड फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर द सिस एंड ट्रांससेक्सुअल पीपल। सिस एंड ट्रांससेक्सुअल पीपल के लिए काम करता है, WLTC इसको बोलते हैं, वर्कर्स वुमेन्स लीडरशिप ट्रेनिंग सेंटर। इसमें जो आसमा खातून है इनके साथ मिलकर के 35 और वर्कर हैं, उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है हर लॉकडाउन स्टोरी। तो महिलाओं के ऊपर है हर लॉकडाउन स्टोरी, ओके। एंड अमंग देम इज मिस सुलेमाज अकाउंट टाइटल डस्ट स्टॉर्म। तो डस्ट स्टॉर्म जो है वो सुलेमा की है। तो ये भी याद रखिएगा, सुलेमा इज़ अ मिडिल एज्ड मदर आसाम की। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन बस याद रखिएगा कि आपको हर लॉकडाउन स्टोरी, ये अगर आपसे कोई पूछे किसका है से रिलेटेड है, किसके ऊपर है, तो अभी रिसेंटली ये आसाम की एक WLTC नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने की किताब लिखी है, ठीक है ना। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।